गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम आप हिस्ट्री का लेसन नंबर 2 किंग्स एंड किंगडम्स पढ़ रहे हैं, तो इसी चैप्टर को आज हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर में हमने एमर्जेंस ऑफ न्यू किंगडम्स, वेयरिंग किंगडम्स इन्वॉल्व थ्री पार्टी स्ट्रगल्स, कौन कौन सी थ्री पार्टीज़ थी, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था। नाउ अब हम पढ़ेंगे इसमें पैटर्न्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूरिंग द पीरियड्स। किसी भी चीज़ को चलाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से जो चोलास, जो त्रिपाठीज़ थी, जो चंदेल से, एवरीबडी नीड्स द एडमिनिस्ट्रेशन टू रन देयर किंगडम। उसी तरीके से द किंग ही डिड द एडमिनिस्ट्रेशन, ही वॉज ऑल्सो कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी and the supreme judicial authority. Usually the position of the king was hereditary, although the rules of succession were not rigidly fixed. यानी कि जो रूल्स ऑफ सक्सेशन होते हैं वो फिक्स नहीं थे। द टाइटल लाइक महाराजा धीराज एंड चक्रवर्ती स्पोक्स ऑफ द एम्परर पावर एंड स्ट्रेंथ। काउंसिल, इसमें बताया गया कि किस किस तरीके के मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर असिस्टेड द किंग, एडवाइज हिम अफेयर्स ऑफ द स्टेट, एंड दैट वाज द हेडेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सेपरेट मिनिस्टर्स होते थे ईच डिपार्टमेंट के, लाइक यहाँ पे जैसे रेवेन्यू मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर्स और गार्ड ऑफ द रॉयल पीस, रॉयल प्रेस्ट और कमांडर ऑफ द आर्मी, ये सब कुछ होते थे। तो इस तरीके से इनका ये सारा जो किंगडम था ये चलता था। इसमें समानताज होते थे, भुक्तीज होते थे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स, प्रोविनेंस, मंडाल्स वगैरह होते थे, और रेवेन्यू होते थे, कुछ लॉज एंड ऑर्डर होते थे। हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वॉज द कॉल्ड द विशायापति, द स्मॉलर चिफेंस नोन एज द भोगापति। इस तरीके से यहाँ पे होते थे। द डिफीटेड किंग वर accorded the status of samantas. They rule under the overlordship of the emperor. They also paid tributes and helped the king with the troops. अब इस तरीके से विलेज और टाउन एडमिनिस्ट्रेशन होता था। तो जिस तरीके से जैसे हमारे यहाँ पे गाँवों में, शहरों में विकास होता है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अलग होता है, उसी तरीके से उनके भी जो गांव होते थे, टाउन्स होते थे, उसमें अलग होता था। लाइक विलेज सर्व एज द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द हेडमैन एंड अकाउंटेंट ऑफ द विलेज नोन एज द ग्रामापति कैरिड आउट एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। असिस्ट हिम देयर विलेज कमिटीज दैट लुक आफ्टर लोकल स्कूल्स, रोड, वाटर टैंक्स, टेम्पल्स। सच कमिटीज ऑल्सो एग्जिस्टेड इन टाउन्स. Right, there were similar committees where the heads of the trade guilds were associated with the administrations. Law and order issues in towns, neighboring areas were looked after the कोटवाल। कोटवाल जो होता था वो नेबरिंग एरियाज़ को लुक आफ्टर करता था। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस होते थे। तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होते थे कि जो मिलिट्री होती थी, दे हैव टू पुट द क्रूशियल रोल टू प्ले इन द एक्सपेंशन मेंटेनेंस ऑफ द एम्पायर। ठीक है, उसके लिए वो लोग अपने आप को अच्छे से मेंटेन करते थे। जो हाथी, घोड़ा वगैरह, जो उन्हें लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए जो चीज़ें चाहिए होती थी, उन चीज़ों को वो रेडी करके रखते थे। जैसे पाला रूलर मेंटेन द लार्ज नंबर ऑफ एलिफेंट्स। गुर्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी है द फाइन केवली इन द कंट्री। और रक्स कुटास जो थे, उनके पास अपने गैरिसन्स, ट्रूप्स थे। इस तरीके से अब सोशल लाइफ, अब इनकी सोशल लाइफ कैसे होती, जैसे द कास्ट सिस्टम वॉज द बेसिस ऑफ द सोशल लाइफ ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो प्रीस्ट एंड पुजारी होते थे, ब्राह्मण्स जाने जाते थे, क्षत्रिय होते थे राजपूत्स के नाम से, नोज द एन्जॉय द हाइएस्ट स्टेटस इन द सोसाइटी। राइट, वाइल द वैश्यस जो होते थे, दे वर नोन एज द ट्रेडर एंड मर्चेंट, played a significant role in the local administration. There was a decline in the position of the women during this period. Sati and the child marriage were practiced. Polygamy was also common. यानी कि at that time social life में polygamy होती थी और सती एंड चाइल्ड मैरिज वॉज प्रैक्टिस। इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था, यानी कि वहाँ का एग्रीकल्चर कैसा होता था, उसके लिए क्या क्या चाहिए होता था, वो लोग ट्रेडिंग कहाँ से करते थे। जैसे लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर था, और जो ट्रेडिंग जो रिलेशंस थे उनके चाइना, साउथ ईस्ट एशिया और फ्लोरिश ड्यूरिंग दिस पीरियड। द मेन आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट, जो एक्सपोर्ट करते थे वो स्पीसीज, टेक्सटाइल, प्रीशियस स्टोन्स वगैरह थे। और जो मेन इम्पोर्ट के जो आइटम्स थे वो हॉर्सेस, प्रीशियस मेटल एंड स्टोन से। मर्चेंट ऑपरेटेड टू गाइड्स नोन एज द शेडनीज। द चीफ हेड्स ऑफ द गिल्ड्स कॉल्ड शेस्टिन्स हैड इम्पोर्टेंट पोजिशन इन सिटी एडमिनिस्ट्रेशंस। अब देखिए किंगडम ऑफ द साउथ चोलाज। अब साउथ चोला का किंगडम कहाँ से कैसे हुआ, देखिए जो चोला रूलर्स थे उन्होंने साउथ इंडिया में जो रूल किया था 800 CE से 1200 CE तक किया था। जो फाउंडर ऑफ एम्पायर वॉज द विजयपाला था, who was initially a feudatory of the Pallavas. विजयपाला built the capital town of the Thanjavars। ठीक है,
a beautiful city of temple and which is known as the beautiful city of temple. The glory of the Chola dynasty is in the large measure attribute Raja Raja Chola I, Raja Raja Chola, राजेंद्र चोला वन और राजा राजा चोला वन के नाम से थे दोनों. अब ये क्या थे, दोनों फेमस किंग थे. अब देखेंगे, अब ये जो पिक्चर आपको दिख रही है ये राजा राजा चोला वन थे. राजा 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 चोला वन जो थे, जो उन्होंने, जो उनका टाइम पीरियड था 985 से 1014 CE था. ठीक है. राजा राजा वन चोला वन जो थे इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ वार एंड कंक्वेस्ट द डिफीटिंग द चेराज एंड द पांड्याज. ठीक है. उन्होंने चेराज और पांड्यास को डिफीट किया था, बट उन्होंने उसके बाद में कुछ एरिया था जिसे इन्वेट किया था, श्रीलंका जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हिज एम्पायर, और हिज किंगडम वाज ऑर्गेनाइज्ड अ लाइन ऑफ एफिशिएंसी. कुछ एफिशिएंसी लाइन्स थी उनकी जिसके ऊपर उनका किंगडम ऑर्गेनाइज हुआ था, which was both economy and military. One of the naval exploits was the conquest of the Maldives Iceland. He also annexed the northwestern part of the Ganga Rain in Karnataka and the Ovan Vengi. अब राजेंद्र चोला वन थे, यानी कि इन्होंने जो इनका टाइम पीरियड था 985 से 1014 था, उसके बाद से राजेंद्र चोला वन थे. राजेंद्र चोला वन सक्सीड बाय हिज सन राजेंद्र वन, who continues his further expansions policies. He defeated the western Cholukyas and the Pala rulers of Bengal and completed the conquest of Sri Lanka. He marched across Kalinga to Bengal. यानी कि इन्होंने अपने फादर के बाद इन्होंने जब ये किंगडम संभाला था तो इन्होंने क्या क्या किया वो यहाँ पे सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि लाइक ही मार्च अक्रॉस द कालिंगा टू बंगाल क्रॉसिंग द गंगा एंड डिफीटेड द लोकल रूलर्स टू commemorate his victory. Rajendra I assumed the title of the Gangaikonda Chola, or the Chola conqueror of the Ganga, built a new capital near the river Kaveri called Gangaikonda Cholapuram. Of the city Chola conqueror of the Ganga. Chola ने क्या किया था, गंगा को कन्क्वेयर किया था. लाइक अब राजेंद्र वन जो थे डिफीटेड बाय द रूलर ऑफ द श्री विजया एम्पायर. ठीक है. विच एक्सटेंडेड ओवर द मलाया पेनिनसुला सुमंत्रा जावा. जो ये एरियाज से उनको बताया गया है. द चोलाज लेड एन एक्सपेडिशन दैट रिजल्टेड इन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ केदा एंड द मलाया पेनिनसुला एंड सुमंत्रा. थर्स द चोला नेवी एमर्जेस स्ट्रॉन्गेस्ट इन द बे ऑफ बंगाल. और चोला नेवी क्या हुए थे लास्ट में जाके बे ऑफ बंगाल में स्ट्रॉन्ग हो गई थी. अब हम चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे. जैसा कि हमने पीछे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे इसका पैटर्न ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, उसी तरीके से हम चोला एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे. जो चोला एडमिनिस्ट्रेशन था बेटा वो बहुत ज़्यादा मतलब ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर था. जो इट वाज हेडेड बाय द किंग्स एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एडवाइज हिम. इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द कंट्री द चोला मेंटेन ए लार्ज आर्मी, नेवी, इन्फेंट्री सब कुछ होते थे. और जो एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविनेंस, और प्रोविनेंस वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट और द विलेजेस, छोटे छोटे विलेजेस होते थे. और द लास्ट टाउन वॉज एडमिनिस्ट्रेटेड सेपरेटली द कॉल्ड ए तनियार. एट टाइम्स प्रिंसेस वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर्स ऑफ द प्रोविनेंस. ऑफिशियल्स वर यूजुअली पेड बाय द ग्रांटिंग देन असाइनमेंट ऑफ द रेवेन्यू बियरिंग लैंड्स. इस तरीके से अब देखिए यहाँ पे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन होता था. पीछे हमने विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता है. जो चोलाज ने जो अपना विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड था. चाहे वो सिस्टम लोकल हो या सेल्फ गवर्नमेंट हो. यहाँ पे ऊर्स और सभाज, महासभाज व 2 असेंबलीज होती थी. और जो इंस्क्रिप्शन से दैट वाज टेल्स अस द ऊर्स वाज जनरल असेंबली ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ पीपल. ठीक है. और यहाँ पे क्या था कि एज द चोलाज रूलर ग्रांटेड लैंड टू अ लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण्स एंड नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटल एमर्ज इन द चोलाज एम्पायर. प्रांत का इंस्क्रिप्शन फाउंड इनसाइड द टेम्पल. जो प्रांत का इंस्क्रिप्शन थी वो टेम्पल के अंदर, उत्तरेमुड़ टेम्पल के अंदर पाई गई थी. बट इट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द सभा. राइट बेटा. नाउ अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इकोनॉमी की. यहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी. द चोलास प्रोमोटेड बोथ इनलैंड एंड ओवरसीज ट्रेड एंड कॉमर्स. जो ये करते थे कि इनलैंड यानी कि रोड के थ्रू भी करते थे, समुद्र से भी करते थे. अब देखिए समुद्र के थ्रू कहाँ से कोरोमंडल एंड मालाबार कोस्ट सर्व्स द सेंटर ऑफ इंडिया. ट्रेड विद द साउथ ईस्ट एशिया टू फिक्स द गवर्नमेंट शेयर ऑफ द लैंड रेवेन्यू एंड एलोबरेट लैंड सर्वे वॉज कैरिड आउट. टैक्सेस वर ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम द टूल्स ऑन ट्रेड्स. यानी कि इन्होंने बहुत अच्छे से अपना सी रूट्स वगैरह के थ्रू भी किया था. टैक्सेस वगैरह भी कलेक्ट होते थे.
राइट। नाउ टेम्पल्स, अब यहाँ के जो टेम्पल्स हैं किस लिए फेमस है, कौन कौन से टेम्पल्स है। द चोलाज रूलर बिल्ट मैनी लार्ज टेम्पल्स विच वर द सेंटर ऑफ कल्चर लाइफ। जो यहाँ के टेम्पल्स थे इट वॉज शोइंग द कल्चर लाइफ ऑफ द पीपल्स बिसाइड बिंग सिचुएशनल सेंटर्स दे ऑल्सो सर्व एज अ प्लेस फॉर द अदर एक्टिविटीज़। यहाँ पे जो टेम्पल्स होते थे उनमें टेम्पल्स के अलावा बहुत अलग अलग एक्टिविटीज़ भी होती थी, लाइक नृत्य सभाएँ वगैरह होती थी जो देवादीज होते थे करते थे, ठीक है। जो यहाँ right, the temples usually enjoy revenue free grants and the donation etc. The building of the story upon story above the chief deity rooms, यहाँ पे चीफ डाइटी रूम होता था जिसको हम गर्भा घिरा बोलते थे, विच इज़ द मेन फीचर ऑफ द द्राविड स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग। नाउ चोला इंस्क्रिप्शंस, चोला इंस्क्रिप्शंस हमें क्या बताती हैं, आर मेन सोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द चोला डायनेस्टी आर द इंस्क्रिप्शन ऑफ द पीरियड। द तमिल कॉपर प्लेट्स इंस्क्रिप्शंस, यानी कि तमिल कॉपर प्लेट्स होती थी जिसके ऊपर इंस्क्रिप्शंस लिखी होती थी, कुछ डेट्स लिखी होती थी, लैंड ग्रांट्स होते थे, बट ऑल्सो दिस इज़ पुट इन द रिकॉर्ड्स ऑल्सो, राइट। और जो कॉपर प्लेट होती थी उसी के ऊपर इंस्क्रिप्शंस वगैरह लिखी होती थी और वो पंच होती थी, स्टेपल भी होती थी, राइट। दिस इज़ ऑल अबाउट द चोला इंस्क्रिप्शंस विच इज़ ऑल अबाउट द कॉपर प्लेट पे होती थी। नाउ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, द चोला रूलर्स पैट्रोनाइज आर्ट एंड लिटरेचर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ देयर रेन। पॉपुलर सेंट्स नायनार और अलवराज थे, जो नायनारस थे वो शिवा के लिए डिवोटी थे, जो अलवराज थे वो विष्णु के लिए डिवोटी थे। बट तमिल रेन बिटवीन द 6th and 9th century, द एज ऑफ कंबन इन कंसिडर्ड द गोल्डन एज ऑफ द तमिल लिटरेचर एंड हिज रामायण इज कंसिडर्ड एज अ क्लासिकल। जो इनकी रामायणा थी, यानी कि ये कंबन की पिक्चर है, आप देखेंगे जो इनकी जो रामायणा थी इट वॉज कंपोज इन द तमिल लिटरेचर, राइट। अब देखिए टर्किश इन्वेंशन गजनी एंड गौरी, ठीक है। अब मोहम्मद गजनी और गौरी थे, दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ। अब किसने क्या किया हम देखते हैं। देखिए महमूद ऑफ गजनी विच जो उसका टाइम पीरियड था 99821030 CE था, ऑल्सो कॉल्ड महमूद गजनवी। ही वॉज अ टर्किश कन्क्वेयर हु इस्टेब्लिश द एम्पायर इन गजनी प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। इसने अफगानिस्तान में क्या किया था, अपना एम्पायर इस्टेब्लिश किया था। एज पार्ट ऑफ हिज एक्सपेंसिव पॉलिसी ही रेडिड इंडिया 17 टाइम्स, यानी कि उसने इंडिया को 17 टाइम्स रेड किया था। और टाइम पीरियड उसका क्या था, बिटवीन 1001 से 127 तक उसने 17 टाइम्स इंडिया को रेड किया था। और बेसिकली जो उसके जो जगह थी वो पंजाब, मथुरा, मुल्तान एंड थानेश्वर थे, ठीक है। एंड सबसे ज़्यादा जो उसने रेड किया था कहाँ पे किया था, हिज मोस्ट डेयरिंग रेड्स वर एट द कन्नौज इन 1018 सी, तो सोमनाथ में, ठीक है। अब उसने कुछ प्लान किए थे, ही हैज़ प्लान हिज अटैक केयरफुली डिड नॉट अलाउ हिज एनिमीज टू कंबाइन अगेंस्ट हिम, यानी कि उसने प्लान किया था कि जो मतलब जो उसके दुश्मन है वो किसी भी तरीके से उस पर अटैक ना करे, इस तरीके से उसने प्लान किया था। गजनी डिड नॉट विश टू, जबकि वो ही डिड नॉट विश टू रूल ओवर द इंडिया बट ही प्लंडर्ड इंडिया एंड कैरिड अवे वेल्थ। और जो इंडिया की जो धन दौलत थी, जो वेल्थ था, आर्टिशन से जितने भी लैंडमैन थे, ही वॉन्ट टू कैप्चर दैम। ही वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द रीबर्थ ऑफ द Iranian culture. He decorated the places mosque tombs in Ghazni. Many scholars reside at his courts. Among them, Firdusai, the author of the Shahnama, was the most famous. Mahmud attacks were devastating in the nature as they showed the weakness of the existing kingdom and paved the way for the future invention. अब देखिए, बट ही डाइड इन द 103 ईयर द गजनी। मोहम्मद गौरी मुजुद्दीन मोहम्मद बिन सम, ऑल्सो नोन एज द सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, एक्सटेंडेड द थ्रोन ऑफ गजनी, यानी कि उन्होंने क्या किया, गौरी अपनी जो थ्रोन थी अपनी एक्सटेंड की गजनी के लिए इन 1173। ही कन्क्वेंट मुल्तान, उसने क्या किया, मुल्तान और कंच को अपने रूट टू द दिल्ली एंड द गेंगिस्टिक वैली एंड द मेड पंजाब हिज बेस, उसने इन सब चीज़ों को अपना बेस बनाया। अराउंड दिस टाइम पृथ्वीराज चौहान एक्सटेंडेड द थ्रोन ऑफ अजमेर, और उस टाइम पे पृथ्वीराज चौहान ने क्या करी थी, अपनी जो extended the throne of Ajmer, defeated the Chandels and occupied the Delhi. So two powerful rulers, Prithviraj Chauhan and Muhammad Ghori, both desiring control of Gangestic Valley and the Punjab, came into the conflict with each other. दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया। They fought the two battles, इन्होंने 2 battles को लड़ाई किया। पहला था टराइन इन 1191 सी से 1192। जो फर्स्ट बैटल ऑफ टराइन था रिजल्टेड की उसमें पृथ्वीराज चौहान की विक्ट्री हुई, बट जो सेकंड बैटल ऑफ टराइन था
उसमें क्या हुआ था, जो मोहम्मद गौरी थी उसकी विक्ट्री हुई। तो हीज़ कंट्रोल ओवर द दिल्ली, यानी कि ही हैज़ कंट्रोल ओवर द दिल्ली, बिहार, बंगाल, गंगा, यमुना, डॉब। आफ्टर द बैटल्स ऑफ टराइन, मोहम्मद गौरी रिटर्न टू गजनी, लिविंग द कंट्रोल ऑफ हिज इंडिया टेरिटरी इन द हैंड्स ऑफ हिज ट्रस्टेड स्लेव्स। यानी कि किसके हाथों में दे दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। अब हम ये इन सब चीज़ के बारे में आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ थैंक यू फॉर ऑल।